अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में से कौन शख्स है जो कभी सिनेमा नहीं गया या जिसको फ़िल्में देखने का शौक़ नहीं रहा। और अगर आप कभी सिनेमा गए हैं और आप कराची रहते हैं और आप एटीएम मॉल के नाम से वाकिफ़ नहीं हैं, तो मेरे ख़्याल में आप कराची वाले हो ही नहीं सकते। कराची की वो लोकेशन, पूरे कराची का जिसको दिल कहा जाता है, सदर के एरिया के अंदर कराची का सबसे मॉडर्न मॉल वहाँ बनाना और उसको आज से 15-16 साल पहले उसको चलाना, कामयाबी से चलाना और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्क्रीन्स लेके आना, ये सब कमाल है एटीएम मॉल का, इसको बनाने वाले का और वो लोग जो इसको चला रहे हैं। आज हमने दावत दी है एटीएम मॉल के सीओओ को, जो वहाँ डायरेक्टर भी हैं और उसके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं। पूरी सिस्टम को ये मैनेज करते हैं, यंग एंटरप्रेन्योर मिस्टर तारिक यूनस साहब। वेलकम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमीद भाई बिल्कुल तारिक ठीक साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हमारे पास। हम आपके एक्सपीरियंस से, आपकी बातों से बहुत कुछ लोग सीखेंगे है। और बहुत मज़ा आने वाला है इस गुफ्तगू के दौरान। बिल्कुल। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा सा लोग एटीएम के अलावा आपके बारे में कुछ जानें कि आपने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया। आप शुरू से कराची से ही बिलोंग करते हैं? जी जी बिल्कुल, शुरू से कराची से बिलोंग करता हूँ। हम्बल सी छोटी सी फैमिली है हमारी माशाल्लाह से। तो स्कूलिंग करी हमने सेंट पीटर्स से। सेंट पीटर्स के बाद दूसरे स्कूल के अंदर गए। स्कूलिंग के अंदर मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा। बचपन के अंदर कभी पढ़ाई के ऊपर इतना ध्यान नहीं होता था। गलती से स्कूल के क्लियर करते करते कॉलेज पहुँचे। कॉलेज के बाद कॉलेज मेरा CESD था, CBM के एक सब कॉलेज होता था, उसके अंदर गए। और जिस टाइम पे CBM के एक्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन थे, उस टाइम पे बाहर ट्रैवल करने के लिए चले गया तो फिर जब वापस आया तो इकरा यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। और इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर जाके पता नहीं क्या हुआ, एकदम से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। ज़बरदस्त पढ़ना स्टार्ट कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मैंने कि वहाँ पे ज़बरदस्त एजुकेशन करी, BBA करा, MBA करा। वहाँ पे स्टूडेंट यूथ लीडर भी बना एक तरीके से। क्लास फेलोज़ अच्छे मिल गए आपको या टीचर्स अच्छे मिल गए? यार दोनों, क्लास अच्छा। फेलोज़ भी अच्छे मिल गए, टीचर्स भी अच्छे मिल गए, क्लैरिटी अच्छी मिल गई। वैसे तो बड़ा अनफॉर्चुनेटली इकरा यूनिवर्सिटी बड़ा बुरा नाम आ जाता है कुछ जगहों के नहीं, नहीं, अंदर, मेरा नहीं ख्याल इस लेकिन कभी कभार हाँ बड़ा वो होता है थोड़ा सा। लेकिन द थिंग वाज कि ना 3 घंटे की क्लास होती थी। 3 घंटे की क्लास के बाद आई हैड द क्लैरिटी टू वर्क ऑन माई ऑफिस। मेरे वाले साहब मेमन, हम मेमन कम्युनिटी के अंदर हैं, तो हमारे यहाँ पे ये होता है कि ना बच्चे को ना शुरू दिन से ऑफिस बिज़नेस में लगा सिखाओ। देते हैं। हाँ, बिजनेस सिखाते हैं। अच्छा। तो जब बिज़नेस के कुछ सवालात होते थे वो यूनिवर्सिटी से मिल जाते थे। कुछ यूनिवर्सिटी के सवालात होते थे जो कि ऑफिस में जाके दूसरे तीसरे प्रैक्टिकल। से प्रैक्टिकल पूछते ओके। थे। तो प्रैक्टिकल कोरिलेशन जो इकरा यूनिवर्सिटी के अंदर मिल गया, बिकॉज इट वॉज 3 आवर्स की क्लास होती थी, तो ज़बरदस्त वहाँ पे जाके एक इम्पैक्ट बना। आई डिड माई BBA फ्रॉम देयर, आई डिड माई MBA फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद मैंने हार्वर्ड की एक सर्टिफिकेशन भी करी। आई वॉज द ज़बरदस्त। फर्स्ट वन फ्रॉम द बैचेस ऑफ पाकिस्तान जिसने ना हार्वर्ड की सर्टिफिकेशन करी माशाल्लाह से। हार्वर्ड की, इट्स गुड। और मैंने लम्स में भी जाके कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इस तरह की सर्टिफिकेशन जाके करी, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन को थोड़ा सा रिफाइन करने के लिए। और अब भी मैं ऑनलाइन कुछ कोर्सेज वगैरह कभी आते हैं तो मैं जाके कर लेता हूँ। और एजुकेशन नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड एवरी ऑफ टाइम। कोर्स। और आई थिंक सो इट इज़ एन ऑनगोइंग एफर्ट अपने आप को इम्प्रूव करने की, और देना चाहिए, कुछ ना कुछ करते बिल्कुल रहना चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ सीख रहा होता है इंसान। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आपको उसके साथ साथ बिल्कुल। आगे जाना है। देखें, आप डूम स्क्रोलिंग नहीं कर सकते। डूम स्क्रोलिंग समझते हैं आप? जस्ट आप ना डायरेक्टली स्क्रॉल करते रहें, स्क्रॉल करते जाएं, आप देखते रहें। आप रेलिवेंट कंटेंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर फोकस करें, दैट विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर लाइफ। और ये नहीं है कि आपको एक चीज़ हर जगह पे आपको मैं हर जगह से टिडबिट्स आपको मिलते रहेंगे। आपकी एजुकेशनल एक्सपीरियंस भी इम्प्रूव होता जाएगा, लेकिन फॉर द इन डेप्थ एनालिसिस आपको ना जाना पड़ेगा और कोर्सेज लेने पड़ेंगे। बीच में मैंने एक कोर्स लिया था रियल स्टेट से रिलेटेड, अच्छा। और ऑनलाइन जाके। पाकिस्तान में? नहीं नहीं नहीं, ऑनलाइन 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 के लिए, ओके। मास्टर क्लास की एक क्लास थी, उसके अंदर मैंने जाके मैंने बोला कि यार देख लेता हूँ ऑनलाइन के कुछ, क्योंकि हार्वर्ड जो भी हम लोगों ने करा था ऑनलाइन। ऑनलाइन एजुकेशन यार नेक्स्ट लेवल है। यूनिवर्सिटी में इतनी अच्छी अच्छा, हमारे एजुकेशन यहाँ नहीं कॉन्सेप्ट नहीं है अभी तक ऐसे। यार। ये तो है डिफरेंस, हाँ। लेकिन जो मैंने 4 महीने हार्वर्ड की ऑनलाइन के अंदर जो क्लास ली, वो मेरे 5 साल के BBA MBA के अंदर मुझे वाह। वो नहीं सिखाया।
वो उस तरीके से नहीं सिखाया, उस रिफाइनमेंट से, उस तरीके से हमने एजुकेशन नहीं ली। और वो 5 महीने मैं बोलता हूँ कि यार ज़बरदस्त एजुकेशन। और उसके बाद फिर मैं एक तरीके से दिमाग खुल गया ना, ऑनलाइन भी एजुकेशन हो सकती है। उससे पहले तो ये था यार टीचर के सामने ही बैठना है तब जाके एजुकेशन होगी, या घर पे एक रट्टा लगाना है, बुक खोलनी है, उसको अंडरस्टैंड करना है तो ये एजुकेशन होगी। लेकिन उसके बाद ना एक चीज़ आ गई कि हाँ यार, ऑनलाइन के अंदर कोर्सेज आर मच मोर इंटरेक्टिव। ये पोस्ट कोविड की बात कर रहे हैं आप या ये प्री कोविड की बात कर रहे हैं, okay. प्री कोविड। अभी रिसेंटली मैंने एक आध कोर्स लिया था, आई थिंक सो, वो तो काफ़ी टाइम हो गया। लेकिन मार्केटिंग का से रिलेटेड, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई फेसबुक, क्योंकि देखिए ये सारे प्लेटफॉर्म्स भी तो चेंज हो रहे हैं Obviously. ना। और आजकल का तो नया प्लेटफॉर्म आपको पता है एआई है। एआई पे काम अब अगर आप लोगों ने प्रॉम्प्ट्स नहीं सीखना स्टार्ट करें तो यू आर गोइंग टू बी वेरी लेट। आज के पहले पहले हम लोग बोलते थे कोडिंग सीख लो, अब तो कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो आपको प्रॉम्प्ट्स आने चाहिए, आपको कोडिंग आ जाएगी। ऐसे ही है, कोडिंग आपके पास आ जाएगी। अब आपको इस अप्लाई करना है, अप्लाई करना है। अच्छा, मैं आपको बता रहा थोड़ा थोड़ा रियल स्टेट, तो वहाँ पे रियल स्टेट बड़ी बिल्कुल डिफरेंट थी। मैंने तो वहाँ पे जाके समझने आया कि ना यार, वो लोग तो बड़े डिफरेंटली काम करते हैं। वो तो चीज़ को इस तरीके से लेते हैं कि जी चीज़ ली, उसके बाद उसको इम्प्रूव करा, उसके बाद उसको रेंट पे दिया, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ना पैसे लिए, उसके ऊपर उसको उससे लाइफ इंश्योरेंस ले ली, उससे उनका प्रीमियम बढ़ गया, उससे वो उन्होंने ऑन ले लिया। वो तो भाई, वो तो बिल्कुल डिफरेंट काम कर रहे हैं। एयरबीएनबी कितना बड़ा काम कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम तो बड़े ही अभी वहाँ तक नहीं अभी तक वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। ये बताएं मुझे कि एजुकेशन का जो आपका एक्सपीरियंस रहा, आपने एमबीए किया, फिर आप बाहर भी गए, आपने हार्वर्ड से भी डिग्री ले ली। ये बताएं मुझे कि आप क्या समझते हैं, और आप मेमन कम्युनिटी से हैं, तो जो कि मशहूर है पूरे पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस को लेके और धंधे को लेके। प्रैक्टिकली जब आप आते हैं तो आपको लगता है कि वो सारा जो आपकी फिलिप कॉटनर की थ्योरीज़ हैं या बिज़नेस की जो सब थ्योरीज़ हैं, वो पाकिस्तान के अंदर और बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर उस तरह से इम्प्लीमेंटेड हैं जो सक्सेसफुल बिज़नेस कर रहे हैं लोग यहाँ पे? उस तरीके से इम्प्लीमेंटेड नहीं है, लेकिन आपको प्रोस्पेक्टिव सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। प्रोस्पेक्टिव उनके सुनने में आपको हर्ज इस वजह से नहीं है क्योंकि देखें, वो जो दुनिया है ना, वो इसी तरीके से काम कर रही ऐसे है। ही है। अब वो चीज़ अमेरिका के अंदर जो इम्प्लीमेंट हो रही है, वो लंदन में भी इम्प्लीमेंट हो रही होगी, वो कनाडा में भी इम्प्लीमेंट हो रही होगी, वो शायद रशिया के अंदर इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रही होगी। तो आपने प्रोस्पेक्टिव्स के लिए अपने आप को ना, हर तरीके के बिजनेस के अंदर आपको हर तरीके की एजुकेशन लेना चाहिए। भाई एजुकेशन लेने के लिए तो आपने चीन तक भी जाना है ना। जी। तो एजुकेशन तो आपका एक ब्रॉडन सब्जेक्ट होता है। और यकीन माने, प्रोस्पेक्टिव से आपके डिसीजंस रिफाइंड होता है। देखें, अगर आपने कोई डिसीजन लेना है, तो उस डिसीजन के अंदर अगर आपके पास मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव्स होंगे, मल्टीपल हिस्ट्रीज होंगी, तो फिर आप ना एक डिसीजन रिफाइंड ले सकोगे। तो आई थिंक सो आपको बहुत अच्छी बात की, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जो हमारी जो हमारी ऊपर की जनरेशन है, क्या वो यंगस्टर्स को अलाउ कर रही है वो डिसीजन लेने के लिए? बेहतर डिसीजन लेने के लिए अलाउ कर रही है मेरी नज़र के अंदर। एक ज़माना होता था हमारे बिज़नेस के अंदर, मैं अपनी कम्युनिटी की बात नहीं करूँगा, एज अ बिज़नेस एट लार्ज बोलूँगा, मुझे इतने ज़्यादा यंगस्टर्स डिसीजन लेते हुए दिखते ही नहीं थे। आज मैं अगर देखता हूँ मेरी एज के और मेरी एज से थोड़े से कम भी जो बिल्कुल यंगस्टर्स हैं, वो अपने आइडियाज़ लेकर आते हैं और उनके वालिदैन उनकी सुनते हैं। जो फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस में फैमिलीज़ होती हैं, वो उनके भाई यंगस्टर्स इनिशिएटिव लेते हैं और उनके पेरेंट्स उनको इनकरेज करते हैं कि लो भाई, बिज़नेस के इनकरेजमेंट देते हैं। सही अब थोड़ा सा ओपन हो गए हैं हम गया, सारे, open वरना हो गया। लेकिन मैं 20-25 साल पहले सुनता था तो बस 1-2 कम्युनिटीज़ का समझने आता था। एक मेमन है जिसके अंदर हम लोग बचपन से बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट करते थे, सॉरी, बिजनेस सिखाना स्टार्ट करते थे, या थोड़ी सी कोई चिन्योट खास कम्युनिटी। ऐसी टिप्स जो जो मेमन देते हैं अपने बच्चों को? मेमन थोड़ी सी एजुकेशनल हैंड्स ऑन नहीं होते। टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे अगर किसी, मैंने जो नोटिस करा है, हमारा फोकस ये होता है कि बेटा लाइफ में बन जाना, भले ABCs नहीं लेकर आओ। ओके। तो वो बड़ा इम्पैक्ट मेमनों के अंदर होता है। दूसरी बात ये है कि ना, हम दूसरी कम्युनिटी के अंदर ना, वो बच्चे को लेकर ही नहीं आ रहा होता डिसीजन मेकिंग के अंदर, चैलेंजिंग के अंदर, पोजीशंस के अंदर, या थोड़ा बहुत बिजनेस दिखाई ही नहीं रहता। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 20-25 साल का जब बच्चा हो जाएगा और वो फर्स्ट डे के अंदर वो बिज़नेस पे जाएगा, तो फिर वो सेटबैक्स करे बगैर, धोखा खाए बगैर, बिज़नेस के डिसीजन लिए बगैर वो कुछ अच्छा काम कर लेगा? उसको तो 5 साल और लगेंगे। बिल्कुल सही कहा। मेरा पहला बिज़नेस मेरे वाले साहब ने जो मुझे अलाउ करा था, वो मैं जब 13 साल का था, 14 साल का था, तब का था। मुझे तो एकदम से शौक चढ़ा, अब्बा वीडियो गेम का
वो उस टाइम पे था, ये सारे काउंटर स्ट्राइक वगैरह खेल रहे थे सारे, हम सारे। मैंने बोला कि मुझे कैफ़े खेलना है। अब्बा ने बोला कि बेटा बेकार बिजनेस है। मैंने बोला कि सही। खेलना है पैशन प्रोजेक्ट्स। मेरे वाले साहब ने मुझे पैशन प्रोजेक्ट करने दिया, वो पहला पैशन प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने एक जिम खोला, ज़बरदस्त। वो भी पैशन प्रोजेक्ट था, वो भी अब्बा ने करने दिया। और दोनों जगहों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पैसे नहीं डुबाए, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वाले साहब ने जिधर अब्बा ने बोला कि यार बेटा सीख लिया, समझ लिया, ये थोड़ा सा अब ये पैसे थोड़ा कम सा। बना रहा है, हाँ, आगे बेच के आगे बिजनेस करो। बिल्कुल सही। दिस वो वाले साहब ने इन्वेस्ट भी करे मुझे ट्रेन करने के लिए, उनको पैसे चाहिए नहीं कैसे? थे। बिल्कुल सही। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चांस दिया। बिल्कुल सही। अच्छा बताएं, आप प्रैक्टिकल लाइफ में किस टाइम पे आप एंटर हुए थे? एजुकेशन के साथ ही आपने स्टार्ट कर ली थी या कंप्लीट करने के बाद आप आए? नहीं, एजुकेशन की सीरियसनेस से पहले ही मैं बिज़नेस अच्छा। के अंदर फोकस हो गया था। और मैंने आपको बताया जैसे कि ना, मैं तो 15 साल 14 साल की उम्र के अंदर पहले एक वीडियो गेम की शॉप खोली, फिर उसके साथ 18 साल की 19 साल की उम्र के अंदर एक जिम खोला। सही। तो बिज़नेस के अंदर तो मैं थोड़ा सा वैसे ही इन्वॉल्व हो गया था। एजुकेशन के ऊपर सीरियसनेस बाद में ही, जब मैंने एक चीज़ नोटिस करी। एक बड़ा छोटा सा इंसिडेंट था मेरे, आई लव हिम टू डैड, मेरे मैं फैमिली मेम्बर गई था, उसने बोला कि उसने डांट दिया मुझे, यार अच्छा। तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं होने होता। तो फिर मैं थोड़ा सा कंसंट्रेशन नहीं था, सही। ऑब्वियसली बात है। लेकिन फिर मैं एजुकेशन लेने के लिए गया। मैंने बोला यार एजुकेशन से रिस्पेक्ट तो ज़रूर बढ़ती है, बिल्कुल। रिस्पेक्ट का और कॉन्फिडेंस बड़ा ज़रूर कॉन्फिडेंस बढ़ता बढ़ जाता है आपको। है। और जब उसके बाद मैंने पढ़ लिख लिया, थोड़ा सा बीच जब आखिरी के स्टूडेंट अफेयर्स के ना घुस गया, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा यही एटीट्यूड था। अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस वाला एटीट्यूड होता, तो थोड़ा सा लीडरशिप एटीट्यूड बिल्कुल होता। ऐसे। तो उधर से बड़ा इम्पैक्ट पड़ के जब ना मैं बिजनेस वापस ज्वाइन करा, 2-3 साल का हाइटस लिया, बिजनेसेस से हट के यूनिवर्सिटी को बड़ा कंसंट्रेशन से करा। जब वापस आया तो माशाल्लाह से सबने सुनना भी स्टार्ट करा, समझना भी स्टार्ट करा। और अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1.5-2 ईयर्स के बाद तो मुझे वाले साहब ने काफ़ी सारे कंट्रोल दे दिया था कि बेटा इस तरीके से बिज़नेस चलाना है, और अब मुझे तसल्ली है तुम पे, अब चला लोगे अब तुम भी। अब तुम चला लोगे। तो माशाल्लाह से इन 2010 मैंने वापस ऑफिस ज्वाइन करा था। अच्छा। और माशाल्लाह से उससे पहले 7-8-9 मैंने ऑफिस बिल्कुल छोड़ दिया था टू कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज़। एंड ऑब्वियसली बात है, यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बंदा थोड़ा सा और भी हाँ। मसरूफियात में घुस जाता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। बिल्कुल हाँ। सही है। अच्छा ये बताएं कि आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं 2010 के कराची में जब आप आए इस तरफ काम करने के लिए, और आज के कराची के अंदर लास्ट 13-14 ईयर्स के अंदर क्या चेंज आपको फील हो रही है? कराची बड़ा पूरा अशोक किस्म का शहर है, बड़े अप एंड डाउन ये देखता है, पॉलिटिकली भी देखता रहा है, दूसरे मसाइल भी रहे हैं, बट अब आपको क्या लगता है कराची को देखते हुए? बहुत बड़ा हो गया कराची। अगर एग्जांपल ले लेते हैं 2007-8-9 के अंदर इतना बड़ा नहीं था कराची, या हमने सही तरीके से देखा नहीं देखा था, ये नहीं बोल था, सकते हैं। एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन अब बिज़नेस लाइफ के अंदर आए, फिर उसके बाद इतनी सारी जगहों के अंदर गए। फॉर्चुनेटली कुछ चीज़ें बहुत अच्छी भी हो रही हैं, ज़बरदस्त भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें बहुत बुरी भी हो रही हैं, अनफॉर्चुनेट भी हो रही हैं। कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से कराची का बनता जा रहा है, वो मज़ेदार नहीं बनते जा रहा। वो एक जो शहर जो कि हम तो है, मुझे जो एक शहर जितना पोटेंशियल है इस शहर के अंदर, ये शहर मतलब जैसे अमेरिका के लिए न्यूयॉर्क है, बिल्कुल ऐसे। वैसे कराची पाकिस्तान के लिए कराची है यार। इसके अंदर थोड़ा सा ध्यान चाहिए गवर्नमेंट को, थोड़ा सा फेडरल भी है यहाँ पे, इतना सारे कंटोनमेंट्स है, फेडरल का इन्फ्लुएंस भी है, फेडरल से हट के केडीए का इन्फ्लुएंस भी है कराची डेवलपमेंट के अंदर। तो मुझे ये सारी चीज़ें हमारी लैक कर रही हैं यार। डिफेंस आधा खुदा हुआ है, मतलब मैंने कि कोई अच्छी कम्युनिटी सिवाय इम्प्रूव्ड कम्युनिटीज़ बोल सकते हैं, अच्छी ज़बरदस्त कम्युनिटीज़ नहीं है। जिस तरीके से इस्लामाबाद की डेवलपमेंट हुई है, लाहौर की लाहौर में डेवलपमेंट हुई है, ये 2005-6 के अंदर जब हम जाते थे तो वो हमसे बहुत पीछे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ये कराची उस रुक हिसाब गई से चीज़ें वहाँ पे। बाहर नहीं आया, उस हिसाब से बाहर नहीं आया। फैल बहुत गया, लेकिन खूबसूरती भी तो एक चीज़ होती है ना, नज़ाकत होती है, नज़ाकत नहीं है। तो अल्लाह करे कि चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएँ इंशाल्लाह। अल्लाह करे थोड़ा सा फोकस आए हमारे यहाँ पे, फोकस नहीं। आपका ताल्लुक रियल एस्टेट के साथ भी रहा, आप उसमें भी काम कर रहे हैं डिफरेंट, इसीलिए आपका जो कराची को एक्सप्लोर करने की चीज़ें हैं ये मज़ीद बड़ी होंगी लास्ट कुछ अरसे के अंदर। आप क्या समझते हैं कि अभी हम जिक्र कर रहे हैं केडीए का, या हम जिक्र कर रहे हैं एमडीए का,
कि ये तमाम जो अथॉरिटीज़ चला रही हैं कराची को, आप नहीं समझते कि यहाँ पे कोई एक सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए, कोई रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस तरह दुबई में मौजूद है या टर्की में है या दूसरी कंट्रीज़ के अंदर है? हम लोग इन चीज़ों की तरफ क्यों नहीं जा रहे बिल्कुल। मैं एज अ बिल्डर या एज अ सबसे पहले इन्वेस्टर? तो मैं बिल्डर्स के प्रोस्पेक्टिव से बोलूँ। मैंने काफ़ी सारे बिल्डर्स के साथ काम करा और माशाल्लाह से मैंने स्टार्ट जब करा तो वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू क्लाइंट्स आई हैड वर चैपल बिल्डर्स वाले। ओके। अहमद बड़ा अच्छा दोस्त है उसका, मैं जिक्र इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एटीएम के सामने ही उसका एक प्रोजेक्ट आ रहा है एंड ही इज़ ऑल्सो बिल्डिंग अ मॉल। तो माशाल्लाह से जब वो एक दफ़ा एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा था तो उसने बोला, बताऊँ क्या बोला, उसने बोला यार मैं ये भी कर रहा हूँ वो भी कर रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग प्रोजेक्ट्स बनाता है चैपल नो माशाल्लाह से। डाउट, बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसने बोला यार देखो यही इंफ्रास्ट्रक्चर या लाहौर में होता या इस्लामाबाद के अंदर होता तो यार ये खिलता ही अलग है। यही इंफ्रास्ट्रक्चर बहरिया टाउन के अंदर होता तो खिलता ही अलग खिलता है। है। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे है और यहाँ के रोड नहीं बने हुए, नाले नहीं बने हुए, कुछ और नहीं बना हुआ, तो इसकी वजह से ये बुरा लग रहा है। मतलब खूबसूरती तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं ना। दूसरा आपने जो सवाल करा वो था रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के था। आप रियल स्टेट का कोई काम नहीं कर सकते दुबई के अंदर जब तक आपके पास रीरा का लाइसेंस ना हो। लाइसेंस नहीं है। और रीरा के लाइसेंस लेने के लिए आपको 4 महीने का कोर्स करना है। आप एक कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं बना सकते। आप आपके और बिल्डर भी वहाँ पे काम करता है ना, तो वो पहले बिल्डिंग बनाना, अगर वो ऑफ प्लान है तो वो बिल्डिंग प्लान बनाना स्टार्ट करता है, आपको पहले डाउन पेमेंट देता है कस्टमर, बाकी पेमेंट आपके एस्क्रो अकाउंट में डालता है, दैट इज हैंडल्ड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसे। तो गवर्नमेंट भी उसके अंदर ना स्लैब्स लगाई हुई हैं कि जी 25% पे 50% काम हो जाए तो फिर इतने पैसे रिलीज़ कर देंगे। और बिल्डर्स कुछ तो ऑफ प्लान बेचते ही नहीं, ऑन प्लान बेचते हैं। उसके अंदर वो बिल्डर प्रीमियम भी खाता है, उसके अंदर वो 10 साल के पेमेंट प्लान देता है। उसके लिए बड़ा ऑब्वियस सी बात है, उसके पास एडवांटेज ये है कि वो पेट्रोल पैक्ड, डॉलर पैक्ड इकोनॉमीज़ है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे तो कोई भी बंदा रियल स्टेट एजेंट बन जाता है अनफॉर्चुनेटली। कोई बैरियर नहीं है बीच में। और चलो यार वो मेरे मामू के कज़न के बच्चे ने ये बोला ये प्रॉपर्टी ले लो, तो ये प्रॉपर्टी एक छोटा मोटा डिसीजन नहीं है। एक प्रॉपर्टी फ्लिप करना एक अच्छे टाइम में फ्लिप हो जाती है। बिल्कुल। अगर बुरा टाइम होता तो 16 17 महीना आपकी प्रॉपर्टी स्टक भी होती है। होल्ड आपकी मर्जी के रेट पे बिकती भी नहीं है, जो आपको रेट दिखाया होता है उस रेट पे बिकती भी नहीं है। एंड दिस इज़ ऑल डाउन टू पुअर डिसीजन मेकिंग। एंड पुअर डिसीजन मेकिंग जब होती है जब कोई विजन, कोई ट्रेनिंग होती नहीं है। कोई डेटा हमारे यहाँ नहीं पे है, हर numbers नहीं बच्चा, है। हर बंदा जी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, आ जाए, इतनी डाउन पेमेंट दे दें। इस तरीके से प्रोजेक्ट्स नहीं बिकते। प्रोजेक्ट्स नीड टू हैव अ विजन। आज अगर हमने एटीएम मॉल बनाया, उसका एक विजन था, इस वजह से एटीएम मॉल बन गया, वरना एटीएम मॉल के बराबर में 10 बिल्डिंग और है। हाँ, नहीं बनता। उनके रकबे हमारे जितने हैं, उनके फ्लोर्स हमारे जितने ही हैं, बट एटीएम मॉल के अंदर एक चीज़ ऐसी है और एटीएम मॉल के बराबर के अंदर और एटीएम मॉल के सामने ऐसी चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। उनके 3rd फ्लोर 4th फ्लोर के अंदर सेम चीज़ें हैं नहीं। मैं तो एटीएम मॉल में जो ग्राउंड फ्लोर का रेट लेता हूँ रेंट का, वही 3rd फ्लोर पे रेंट लेता हूँ। कितने प्रोजेक्ट्स हैं आप जिसके अंदर बता सकते हैं जी ग्राउंड फ्लोर का रेट और 3rd फ्लोर का रेट सेम है। बट ट्रेजिडी ये है कि दुबई के अंदर या दूसरे कंट्रीज़ के अंदर वहाँ पे लग्जरी रियल स्टेट है या वो लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट्स बहुत आ रही हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ तो बेसिक नीड मौजूद है, सप्लाई डिमांड का ऑलरेडी बहुत बड़ा गैप मौजूद है, 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज है। उसके बावजूद जो है वो गवर्नमेंट उस पर कोई स्टेप नहीं ले पा रही। और लोग जो है वो मजबूर हैं बगैर छत के रहने पर, या इवन पोर्शंस की गेम्स हो रही हैं, लोग बहुत छोटे छोटे जगह पे फैमिलीज लेके चले गए हैं। तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं कराची को लेके, मुझे लगता है कि और जितनी माइग्रेशन हो रही है हम किसी और सिटी को डेवलप नहीं कर पा रहे। जब तक प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर वर्क नहीं होगा तब तक कैसे करेंगे, मतलब इन्हें कि काम ही नहीं हो सकता। प्लानिंग तो हमारे पास नाम की है और मतलब इन्हें कि प्लानिंग हुई नहीं रही है, उसके अंदर किस तरीके से करेंगे। अब काफ़ी बड़ा वास्ट सा टॉपिक है, इसके अंदर हम किस तरीके से इसको एलैबोरेट करेंगे। भाई रियल स्टेट में हमारे ऑब्वियसली बात है पॉपुलेशन तो ग्रो करेगी ऑब्वियसली। और कराची इज़ अ ट्रेडिंग सिटी, इट्स अ बिजनेस हब ऑफ पाकिस्तान। तो लोग यहाँ पे आएंगे तो वो और ज़्यादा पाकिस्तान के लिए बेहतर करेंगे। यार पूरे पाकिस्तान का फोकस होना चाहिए कराची के ऊपर। बिल्कुल। मैं तो बोल रहा हूँ पूरे पाकिस्तान के अंदर
हर बंदे का फोकस होना चाहिए, क्योंकि यार उसने अगर इंटरनेशनली ट्रेड करना है तो वो किधर से करेगा? पॉडकास्टिंग से करेगा और ये बाकी सारे पोर्टों से करेगा। अगर उसने एक्सपोर्ट करना है, इंपोर्ट करना है, तो सारा पोर्टों का काम करना है, तो उसको ऑफिस कराची के अंदर चाहिए। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो रियल स्टेट उसके हिसाब से प्लान हो जाए, पूरा पाकिस्तान का फोकस ही आ जाए खाली इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कसम से। अगर इसको आपने बना दिया उसके बाद बाकी सारे तो आपके लिए कॉस्टलेस अफेयर्स हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे पैसा लगा भी नहीं रहे कराची के अंदर, और कराची में जो काम कर रहे हैं अल्लाह माफ़ करे, वो तो बेड़ा गर्क ही कर रहे हैं कराची का। हाँ बिल्कुल सही कहा। कराची में तो हम कहते हैं कि बिज़नेस करने ऐसे है जैसे जिहाद कर रहे हैं आप, बिज़नेस नहीं कर रहे हैं आप। आपको नहीं मालूम कहाँ से क्या आपके साथ होने वाला है। और कोई ऐसी सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो हमें लगता है शायद पंजाब में किसी हद तक कराची से बेहतर डेवलप कर लिया है उन्होंने। बट यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी बहुत हद तक सफ़र कर रही है। सो आपको एज अ बिज़नेसमैन क्या चैलेंजेस फील होते हैं जब आप बिज़नेस कम्युनिटी में साथ बैठते हैं? टैक्सेशंस को लेके, गवर्नमेंट के बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को लेके, एसोसिएशंस को लेके, क्या आपको फील मिलता है बिज़नेस कम्युनिटी के अंदर? क्या बेचैनी है, क्या उनके थॉट्स हैं, क्या परेशानियां हैं? और ऑफकोर्स आपका वहाँ पे भी एक कम्युनिकेशन होती होगी पंजाब साइड्स के साथ भी, तो क्या फ़र्क महसूस होता है आपको? मैं ये चीज़ समझता हूँ कि कराची के अंदर काम करने की एक टर्मिनोलॉजी है, इट्स कॉल्ड फैंटम कॉस्ट। ठीक है ना? बुक्स की बात है, मतलब नागानी आफत मैं बोलता हूँ उसको उर्दू के अंदर। कराची में काम करने की नागानी आफत बहुत सारा है, फैंटम कॉस्ट बहुत है। अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेट अवे कॉस्ट तो है नहीं ना। अगर आपने एग्जांपल ले लेते मेरे बिजनेस के अंदर देखते हैं, तो अगर एज अ मॉल डेवलपर एंड एज अ मॉल ओनर देखते हैं, तो आपकी 3-4 कॉस्ट होने चाहिए। ठीक है ना? आपकी HVAC होगी, आपकी एनर्जी कंजम्पशन होगी, बिल्कुल। आपकी फ्यूल कंजम्पशन होगी, आपकी वाटर कॉस्ट होगी, गैस कॉस्ट होगी, ये सारी कॉस्ट होंगी। फिर आप उसको फर्दर आप करेंगे। लेकिन कराची में दूसरी कॉस्ट बहुत सारी हैं। ये सारी कॉस्ट ऑब्वियस सी बात है ऑन एयर तो डिस्कस हो नहीं सकती। ये अच्छा, ये तो चलो मेरे सेगमेंट के अंदर है। दूसरे बिल्डर के सेगमेंट के अंदर तो और ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ी ज़्यादा कॉस्ट है। कॉस्ट है बिल्कुल। पता नहीं कौन कौन से ओबियसली। सिस्टम कॉस्ट हैं, कौन कौन से ये इसको भरने हैं, इसको देने हैं, इससे अप्रूवल है। अनफॉर्चुनेटली कराची में 19-20 काम हो, 18-20 काम हो, 17-20 काम हो, एक कॉस्ट ही होती है इस चीज़ की। आपको भी पता है, मैं थोड़ा बिल्कुल सा हिडन वर्ड्स के बिल्कुल अंदर मैं बोला, लेकिन ये कॉस्ट पंजाब के अंदर कम है। कम है। ये कॉस्ट पंजाब के अंदर लिटरली कम है, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर बहुत बेहतर से तरीके से काम हो जाता काम है। हो जाता है। यहाँ पे तो आए दिन एक बंदा काम करना स्टार्ट करता है, थोड़ी बहुत कोर कताई होती है तो उसके अंदर अल्लाह माफ़ करे उसके साथ ना। पहले तो ये बात बताओ कि काम स्टार्ट क्यों होता है? हाँ फिर काम स्टार्ट होने के बाद बीच काम के वक्त ही क्यों उनको याद आता है कि यार ये काम नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फिर ना आपने ना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, उसके बाद आपने ना बीच में आपको रोक रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो मतलब मैं बिल्डर के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, मैं दूसरे प्रोस्पेक्टिव से बोलूँ, बिज़नेस के प्रोस्पेक्टिव से बोलूँ, आपको लाइसेंस चाहिए, आपको गिड़गिड़ाना पड़ेगा लोगों के सामने जाके, या उसको पेरोल देना होगा, या तो आपको उसको कोई स्पीड मनी देना होगा। ये सारी चीज़ें हैं ना एग्जिस्ट पार्ट ऑफ करते हैं, सिस्टम है और सब। ये चीज़ें पंजाब के अंदर कम हैं। जिस ज़माने में तारिक साहब हम काम करते थे एडवर्टाइजिंग का, मैं एक ज़माने में कंपनी रन करता था, तो लाहौर में एक ऑफ़िस था हमारा और एक ऑफ़िस मेरा यहाँ कराची में होता था। तो जब फिजिबिलिटी बनती थी किसी प्रोजेक्ट की, तो उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉस्ट मैं डालता था यहाँ पे, जिसका नाम मैंने रखा होता था ज़िल्लत कॉस्ट। ज़िल्लत कॉस्ट, ये ज़िल्लत है जो ये काम करने की एक ज़िल्लत हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हमें जिसको आप नागहानी आफत कह रहे हैं कि हमें नहीं पता किस किस जगह से, किस जमात से, किस जगह से क्या चीज़ आपके पास आएगी और आपको वो फेस करना पड़ेगा। तो ये कॉस्ट 5% 10% आप बीच में रखें कि ये प्रोजेक्ट करके आपको ज़लील भी होना है बाद में। आती है। चलें खैर। अच्छा ये बताइए कि हम आते हैं अब आपके मेन काम की तरफ, एट्रियम मॉल। आपने जिस टाइम पे सिनेमा इंडस्ट्री की तरफ आप लोगों ने कदम रखा था, तो उसके पीछे क्या थॉट था ये एट्रियम मॉल के अंदर इतनी स्क्रीन्स लॉन्च करने का? क्या कितना लॉन्ग टर्म आप लोगों ने प्लान किया था उसको इस सिनेमा इंडस्ट्री को देखते हुए? क्योंकि मेरे ख्याल में उस वक्त ये बाकी सिनेमास तो शायद एग्जिस्ट नहीं करते थे, ओशन मॉल पे भी शायद नहीं था, न्यूप्लेक्स वगैरह भी नहीं बने हुए थे, सिर्फ आप लोग थे और पूरा DHA के जो क्लाइंट्स हैं, बल्कि शायद पूरे कराची से लोग वहीं पे आते थे। उस टाइम पे एक सिनेमा एग्जिस्ट करता था, दैट वाज यूनिवर्सल, आई थिंक सो, इट वाज ऑन सी व्यू, जो हाँ सी यस। व्यू का एक मेरे ख्याल बंद हो गया अब शायद। अब बंद हो गया बिल्कुल। एंड दे वर डूइंग अ रियली गुड जॉब, क्योंकि सिचुएशन ये थी कि ना
2-3 साल पहले ही इंडियन मूवीज़ अलाउ हुई थी पाकिस्तान के अंदर, एंड 3 साल से स्टेबल कोई कुछ कह नहीं रहा था। और जब मूवीज़ का रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हुआ तो एक ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी। मॉल जब हमने बनाना स्टार्ट करा तो मॉल टारगेट करता है कुछ स्पेसिफिक, उसको देनी होती हैं चीज़ें कि जी मॉल के अंदर एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, मॉल के अंदर फूड भी होना चाहिए, मॉल के अंदर शॉपिंग तो डेफिनेटली बात है होने चाहिए। तो हम जब बाहर जाते थे तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते थे कि यार सिनेमाज भी हैं, और सिनेमाज नॉर्मल सिनेमाज नहीं, मल्टीप्लेक्सेस, जो मल्टीप्लेक्सेस के जी 3 स्क्रीन्स लगी हुई हैं, आप 1 घंटे के वक्फे से कोई सी भी मूवी देख सकते हो। तो जब मेरे वालिद साहब एक पूरा सर्वे करने के लिए टीम भेजी थी 11 बंदों की बिफोर मेकिंग एट्रियम मॉल, तो जब वापस आया उन्होंने बताया कि जी मॉल के अंदर तो ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है, विद दी स्पेस दैट वी हैड एट एट्रियम मॉल। मेरे वालिद साहब ने बोला कि तारिक, हमने एक मॉल ऐसा बनाना है जिसमें एक आसानी से 8-9 घंटे फैमिली स्टे कर सके। दैट वाज द होल पर्पस ऑफ मेकिंग द, दैट वाज द होल विजन कि जी मॉल ऐसा बना ले जिसके अंदर इतना टाइम कोई बंदा गुजार सके। पिकनिक हो गई, एक पिकनिक हो, एक आउटिंग हो गई। तो जब वाले साहब ने ये देखा तो उन्होंने बोला एक सिनेमा होना चाहिए इसके अंदर। डे केयर सेंटर भी हमने एक मॉल के अंदर इंट्रोड्यूस करा, और आज तक वो चल रहा है प्ले पॉट के नाम से। एक गेमिंग जोन भी लॉन्च करा GHQ के नाम से, हमने गेमिंग हेडक्वार्टर, सॉरी वो वाला GHQ नहीं, वो वाला GHQ नहीं, वो भी हमने लॉन्च करा। वो भी अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट था इनसाइड अ मॉल। मतलब सिनेमा भी पहली दफ़ा मॉल के अंदर हमने लॉन्च करा, डे केयर सेंटर भी पहली दफ़ा मॉल के अंदर हमने लॉन्च करा, एंड हम लोगों ने गेमिंग जोन भी पहली दफ़ा, मतलब ट्रेडिशनल गेमिंग जोन तो बहुत सारे थे जी, कॉइन ऑपरेटिव राइड्स आगे पीछे गोल घूम गया, लेकिन एक डिजिटल यूथ के हिसाब से कैफ़े टाइप के गेमिंग जोन जिसके अंदर आप काउंटर स्ट्राइक और ये आगे पीछे वाले गेम्स खेल सकते थे, वो पहली दफ़ा लॉन्च करा। उसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त पड़ा कि ना जो कस्टमर आता था वो ग्राउंड फ्लोर में जिसकी डिमांड ज़्यादा होती थी वो सबसे पहले ऊपर जाता था। वो सबसे पहले ऊपर जाता था, वो पहले मूवी देखता था, फिर उसके बाद बाहर निकल के वो खाना खाता था, फिर उसके बाद वो जाता था। फिर ब्रांड्स ने देखा, ब्रांड्स ने, मुझे याद है कि खाड़ी जिसको हम ग्राउंड फ्लोर पे बुला रहे थे वो सेकंड फ्लोर में आके बैठा, क्योंकि उसने बोला कि यार कस्टमर जैसे ही वापस जा रहा होता सबसे पहले मैंने पकड़ना है, यहाँ पे इंटरसेप्ट हो मॉस्को में। सही। और खाड़ी उस टाइम पे इतना बड़ा ब्रांड नहीं था जितना आज बड़ा जॉइंट ब्रांड है माशाल्लाह से। और उस टाइम पे इसने 3000 स्क्वायर फीट में खाड़ी खोला था सेकंड फ्लोर के अंदर। सेकंड फ्लोर के अंदर कोई और ब्रांड नहीं था, सबसे पहला ब्रांड भी खाड़ी था। हमारे पास टोटल उस टाइम पे 5 ब्रांड्स थे। मॉल वॉज वेरी लकी टू हैव KFC एंड पिज़्ज़ा हट एज देयर फर्स्ट 2 टेनेंट्स। उसके बाद फिर आइडियाज़ बाय गुल अहमद वो बाहर आया था, और नाइकी हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के अंदर लॉन्च हुआ था। नाइकी की शॉप होती है। एंड अजीब बात ये थी कि खाड़ी ने सेकंड फ्लोर ले लिया, और माशाल्लाह से फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारे ब्रांड्स आते गए अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह से मॉल भरता गया। एंड आज मैं दावे से कह सकता हूँ कि माशाल्लाह से एट्रियम मॉल के अंदर ना 1 स्क्वायर फीट हमारा फ्री है, ना पैर रखने की जगह है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना 30,000 25,000 लोग कब आते हैं कब जाते हैं हमें नहीं पता चलता। डेली का फुटफॉल है आपका? डेली का फुटफॉल है अल्हम्दुलिल्लाह। एंड माशाल्लाह से विद द स्पेस दैट वी हैव, आज तो बड़े बड़े मॉल्स हैं माशाल्लाह से, लकी है, डॉल्मेन है, लेकिन विद द स्पेस दैट वी हैव, मुझे नहीं लगता कि इतनी स्पेस में कोई और मॉल इतना ट्रैफिक करता होगा। मतलब अगर एग्जांपल ले लेते, बड़ा मॉल, हमसे बड़ा मॉल, हमसे 3 गुना ज़्यादा बड़ा मॉल अगर 40,000 कस्टमर भी करता है तो हम 20-25 हज़ार करते हैं, हम बड़े खुश हैं। नहीं, उसके अलावा भी आपकी लोकेशन आपकी USP है, बिल्कुल सेंटर में आप मौजूद हैं। फिर उसके अलावा मतलब मेरी तो बहुत यादें, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा मूवीज़ मैंने एट्रियम मॉल में देखी हुई हैं, और बल्कि 2 शोज़ में मुझे याद है आपके, आप वॉर मूवी एक आई थी, और एक मूवी थी मैं हूँ शाहिद अफरीदी। इन दोनों का मैं एज ए मीडिया आउटडोर मीडिया पार्टनर था, तो उसके मुझे पूरे शो मैंने बुक किए थे तो अपने क्लाइंट्स के लिए, और बड़ा अच्छा टाइम था। वो लोग निकलते थे, मूवीज़ देखने जाते थे, बहुत इन्जॉयमेंट थी उस टाइम के ऊपर। ये जो आपका सिनेमा है ये बेसिकली मांडवी वाला ग्रुप के साथ चल रहा है? जी बिल्कुल, वो हमारे JV पार्टनर्स हैं माशाल्लाह से, 2000 में माशाल्लाह से इक्वल पार्टनर्स हैं। ठीक है। और माशाल्लाह से वंडरफुल पीपल हैं, काफ़ी अरसे से उनका बिज़नेस है सिनेमा इंडस्ट्री के अंदर। निशात के नाम से सिनेमास इनके होते थे। अनफॉर्चुनेटली जब एक इंसिडेंट हुआ था बीच के अंदर तो उनका जो ओरिजिनल सिनेमा था उसको भी ऑब्वियसली पता जला दिया था।
हमारे यहाँ पे एक्सट्रीमिज़म थोड़ा सा एक ऐसी चीज़ है कि ना जो कि ना अनफॉर्चुनेट टर्न ऑफ इवेंट्स पे लेके चले जाता है बिजनेसेस को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एटीएम मॉल इज़ रनिंग फाइन। निशा ये मांडवी वाला के पास सेंटूरस का भी सिनेमा है दैट दे गॉट आफ्टर अस माशाल्लाह से, दे आर पार्टनर्स एज वेल। सही। एंड बड़ी ज़बरदस्त लोग हैं। नदीम मांडवी वाला है, उन्होंने तो अपनी लाइफ डेडिकेशन टू द सिनेमा इंडस्ट्री बनाई हुई है। बहुत काम नो करा है डाउट, उस नो बंदे डाउट, ने। बिल्कुल अभी ऐसा। लास्ट उसने मौला जट के हाँ। डिस्ट्रीब्यूटर भी वही थे। वही थे बिल्कुल। और मौला जट जैसी मूवी पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर आई डोंट थिंक सो इससे ज़बरदस्त मूवी लॉन्च करी होगी सिनेमा इंडस्ट्री ने ऑल सिनेमा बिल्कुल टुगेदर। सही। लेकिन अब फ्यूचर बड़ा बड़ा मुश्किल है अनफॉर्चुनेटली। देखें वही बात है कि ये फ्यूचर आपको इंटरनल मसले लग रहे हैं पाकिस्तान की कोई पॉलिसीज़ के साथ, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी से, या आपको लग रहा है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से इसको वाइप आउट कर रही है? नहीं, असल में देखें हम जो हमारी जो आवाम है ना, वो ऑब्वियसली बात है हम एक सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं। हमारे पहले तो एक पाकिस्तानी और इंडियन सिनेमास एक साथ चलता था, बिल्कुल। एक साथ चलता था। ऑल ऑफ अ सडन एक दौर आया जिसके अंदर हमारे सिनेमास को कल कर दिया गया। जैसे आपके ज़माने में बिलबोर्ड्स को कल करा था ना एक ऐसे ज़माने ही में, है, आपको भी याद फोर्स है, नहीं। वो बड़ा बुरा टाइम था। एग्जैक्टली। और उसकी डिटेल में हम कभी बाद में जाएंगे। लेकिन उसी तरीके से सिनेमास को भी कल कर दिया। यहाँ पे तकरीबन 400-500 सिनेमास होते थे। कराची के पास ऑलरेडी 200 स्क्रीन्स थी और एकदम से ना 200 स्क्रीन्स 16-17 स्क्रीन्स पे आ गई क्योंकि बिजनेस ही बंद कर दिया। पूरे सर्कट में नुमाइश जारी का इश्तिहार चला करते थे एक टाइम पे। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो एकदम से सिनेमा ख़त्म कर दिया। वो सेलिब्रिटीज़ जो कि उस ज़माने में के अंदर अगर वहाँ पे कोई बड़ा सेलिब्रिटी होगा तो यहाँ पे भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ थे, और वो सेलिब्रिटीज़ ख़त्म हो गए। उसके बाद हमारी देखें मूवी तो फिर भी देखनी है ना लोगों को। कंटेंट कोई बंदा निकाल सकता है। अगर आप देख लें तो कंटेंट ही देखते हैं ना। आप मोबाइल फ़ोन के स्क्रॉल ऐसे ही कर रहे होते हैं या आप शॉर्ट वीडियोस देख रहे हो तो कंटेंट ही देख रहे थे। इंसान कंटेंट बंद कर दिया तो उस ज़माने से हमने इंडियन मूवीज़ देखना स्टार्ट कर लिया। अगर उस ज़माने में हमारी इंडस्ट्री चल रही होती तो लॉलीवुड वुड हैव बिन इक्वल टू बॉलीवुड, और एटलीस्ट टॉलीवुड जितनी तो बूर होता उसको। लेकिन वो तबाह इस वजह से हुई क्योंकि उस ज़माने में आपने सिनेमा ख़त्म कर दिए। जब सिनेमा ख़त्म कर लिए तो सेलिब्रिटीज़ का कोई काम नहीं रहा और आपके पास तो खाली एक स्टेट मीडिया था। सिनेमा आपके 80s में ख़त्म हुए, 90s में ख़त्म हुए? आई थिंक सो 80s के अंदर। 80s ये में। बड़े पुराना वाला टॉपिक है, हाँ, जब लेकिन थोड़ा सा जो अनफॉर्चुनेटली इस्लामाइजेशन जो हुई थी सारा तो। सारा प्रॉब्लम आया सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, जी वो यूँ में वो जनरल ज़िया के टाइम जी जी, का सारा इशू आया। एंड अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो सिनेमाज हैं उसके बाद वो रिकवर कर ही नहीं पा रहे थे, रिवाइव कर ही नहीं पा रहे थे। और ऑल ऑफ अ सडन आपने इंडियन कंटेंट को पाकिस्तान के अंदर अलाउ करा। तो देखें ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं हो और सेल्स स्टार्ट हो जाए, ठीक है ना। तो जब आपके पास प्रोडक्ट आया इंडियन सिनेमास का तो आपकी पाकिस्तान मूवीज़ भी अच्छी चलना स्टार्ट कर। देखिए पाकिस्तानी मूवीज़ को चलने के लिए इंडियन मूवीज़ भी आपको चलाने पड़ेंगी। कंपटीशन करना पड़ेगा ना, आप दोनों प्रोडक्ट रखें मार्केट में। कंपटीशन नहीं रखना, कंपटीशन नहीं, एक थोड़ा सा कंपैरिजन के लिए भी एटलीस्ट मूवी देखते हैं। अच्छा हम देखते ही इंडियन मूवीज़ हैं, सॉरी टू से। हम तो अभी भी OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर सारी इंडियन मूवीज़ देख रहे हैं। ये तो हर इंसान के हाथ में है। टेक्निकली बात यह है कि ना पाकिस्तानी इंडस्ट्री को चलने के लिए भी इंडियन इंडस्ट्री का यहाँ पे देखना। देखें आपकी ड्रामा इंडस्ट्री को तो कुछ नहीं हुआ ना, क्योंकि वो चैनल स्विच करता है, इंडियन ड्रामा देखता है, वही चैनल स्विच करता है, पाकिस्तानी ड्रामा देखता है, तो वो तो सर्वाइव कर रही है। लेकिन मूवी के अंदर आप फंस जाते हो। वो चैनल वो इंडियन मूवी देखता है और वो पाकिस्तानी मूवी नहीं देख रहा, उसको एक्सपोजर ही नहीं है। जब वो सिनेमा जैसे बीच में हो गया था, जो बंदा इंडियन मूवी देखने के लिए आता था वो पाकिस्तानी मूवी को भी ट्राई देता था। और हमारी बड़ी बड़ी हिट्स हैं यार, ये नामालूम अफराद जो यार ज़बरदस्त, मतलब फाद मुस्तफ़ा वाज यार शाहरुख खान फॉर द फ्यूचर। बन जाता वो शाहरुख खान, चांस तो दिया होता। मायरा खान आपकी माधुरी दीक्षित बनती, लेकिन बनने ही नहीं दिया ना उसको। उससे पहले उससे पहले अनफॉर्चुनेटली देखें ऑब्वियसली बात है, उधर की भी गलती है, इधर की भी गलती है। उधर से जो इश्यूज़ हुए, इधर से जो इश्यूज़ हुए, उसके अंदर आपने खाली एक ही इंडस्ट्री को मारा है, दैट इज़ द सिनेमा इंडस्ट्री।
बाकी तो अब कुछ उसको नहीं। थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता था कि यार ऐसा कोई कंटेंट जो बहुत ही हम समझते हैं कि एंटी स्टेट आ रहा है उसको आप सेंसर कर दें या उसको ना चलने दें, जो कि आई थिंक दुनिया का हर कंट्री करता है कि जो मेरी पॉलिसीज़ के खिलाफ आएगा उसको मैं नहीं करूँगा। बट जनरली आप कैसे रोकेंगे? एक शायर है, अब उसकी शायरी तो किसी को भी पसंद आ सकती है। मतलब मैंने जो गाने सुने अपने स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में इंडिया की आशिकी फ़िल्म के, वो मैं अपने दिमाग से कैसे निकालूँ? या मैं उसको मेरे कानों में आप कौन किस बैरियर से उसको रोकेंगे जाने से? भाई अभी राइट ना अगर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी इंडियन मूवी जो कि पाकिस्तान के नैरेटिव से अगेंस्ट है, वो तो पैमरा वैसे ही बैन कर देता। बिल्कुल बैन करना चाहिए, डेफिनेटली और बैन इसके होना अंदर चाहिए। कोई कोई मसला ही नहीं था। भाई आप जो जो नैरेटिव के अगेंस्ट नहीं है एग्जैक्टली वो तो चलने दें। एंड ये बड़ा वन साइडेड सा बैन है। मतलब मैंने कि मैं नेटफ्लिक्स में भी जाके इंडियन मूवी देख सकता हूँ, मैं जितने भी OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि पाकिस्तानी भी हैं उस पर भी बिल्कुल जाके उस पर इंडियन भी देख कंटेंट लेंगे देख आप। सकता हूँ, मैं यूट्यूब में भी जाके इंडियन कंटेंट देख सकता हूँ, मैं सब जगहों पे जाके इंडियन कंटेंट देख सकता हूँ। सिर्फ बैन लगा हुआ है तो खाली एटीएम सिनेमा सॉरी सिनेमा इंडस्ट्री के लिए, खाली खाली मल्टीप्लेक्सेस एंड सिनेमास के लिए बैन लगा हुआ है, और बाकी सब घरों पे तो बैन नहीं लगा हुआ है। केबल में चल रही है, एग्जैक्टली केबल में चल रही है, पायरेसी चल रही है। और अच्छा मुझे बताएं कि फिर मूवी बनाएगा ही कौन? एग्जैक्टली। और ये आ गया है टाइम, लोग नहीं बना रहे मूवी, उनको पता है कि उनकी मूवी देखने के लिए कोई आएगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मीडिया साइंसेस पढ़ानी शुरू कर दी है। आप बच्चों को सिखा रहे हैं मूवी बनाना, और मूवी को आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं आगे से। वो जाएंगे बाहर मुल्क और ना वो किसी और के लिए चीज़ें बनाएंगे। हमारे पास तो मूवी है, लगने वाला सीन तो मुझे अगले 2-3 साल तक और नहीं लग रहा। लेकिन इस इंडस्ट्री को अगर चलाना है, देखें पैरेलली आप भी तो वार निकाल लेते, बिल्कुल आप भी तो अपना नैरेटिव प्रमोट कर रहे थे, बिल्कुल ISPR भी मूवीज़ निकाल रही थी। बिल्कुल। एंड और माशाल्लाह से उस नैरेटिव को मैंने अपने सिनेमा में जब वार मूवी का एक सीन चल रहा था उसके अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगते हुए देखे। बिल्कुल देखे लगते तो आप अपनी सारी चीज़ें चला रहे थे। एंड मूवीज़ आर वेरी, मतलब मैंने कि एक चीज़ सोसाइटी में तो है ना, नॉर्मल है। अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें बंद करने के बाद आपके पास क्या चीज़ है, मतलब ये इंडस्ट्री ख़त्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि नहीं, दिस इंडस्ट्री विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है। मतलब कौन सा नया सिनेमा खुल रहा है? जितनी स्क्रीनें थी उससे आधी तो हो चुकी हैं। बिल्कुल कुछ चीज़ सर्वाइव कर रहे हैं, और वो भी सर्वाइव कौन कर रहे हैं? मल्टीप्लेक्सेस। कि जी मैं एट्रियम मॉल से जो कमाता हूँ वो थोड़ा सा सिनेमा में लगा के थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन जिस बंदे का सेल्फ सोल अलोन सिनेमा है वो कैसे बर्दाश्त करता होगा? वो कैसे कॉस्ट निकालता होगा? बची कुची महंगाई भी क्योंकि खत्म जो कर आपने देगी। पहले बात की ना, देखिए एक्सट्रीमिज्म मुझे लगता है कि ज़्यादा इसका कोई फैक्टर रहा होगा, क्योंकि अब हम किताब पढ़ते थे, एक किताब पढ़ते हैं, एक राइटर लिखता है, वो उसका थॉट होता है, लेकिन जब कोई मूवी बनती है तो उस पर एक मल्टीपल राइटर्स की टीम आती है, उसके ऊपर जो मैसेज है उसको कितने एक बड़े कैनवस के ऊपर उसको उसको रखा जाता है, और वो ह्यूमन माइंड उसको जिस तरह से एक्सेप्ट करता है, आप पूरी सोसाइटी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं आप किसी। आपने वो मूवी देखी थी बजरंगी भाईजान? बिल्कुल देखी, आपको कैसी लगी थी? बहुत दफ़ा देखी है सर। लगी? दिल पे लगी? बिल्कुल लगी दिल कोई पे। कोई उन्होंने आपके बारे में बुराई करी? नहीं, कोई आप मुझे बताएं। वो इवन इंडिया हमारी साइड भी से नहीं हुई। हमारे से रिलेटेड मूवीज बनाना स्टार्ट हो गया था। पाकिस्तान वाज इंडिया सेकंड बिगेस्ट मार्केट, बिल्कुल है। दुबई वाज इज थर्ड। दुबई तीसरे नंबर पे आता था इंडिया के लिए। तो इंडिया भी पाकिस्तान के लिए लवी डवी मूवीज बना रहा था बना भाई। रहा था। उनका भी नैरेटिव हो गया था कि यार, वो भी बोलते थे कि यार इस तरीके के कुछ नाम नहीं लेने, इस तरीके के लोगों को नहीं बिल्कुल शो करना, और वो अपनी इंडस्ट्री को इस तरीके से टेलर कर देते। अनफॉर्चुनेटली उनके उनके कुछ इश्यूज ने यहाँ के कुछ इशू, हमारे पास तो मसला ये है ना कि हमारी एक फ़िलॉसफी है हमारी कौम की कि कोई तुम्हें चमाट मारे तो उसको मुक्के से जवाब दो, भले उसके बाद फिर खुद पिटते रहो। तो हमें उन्होंने चमाट मारा, हमने बोलना था कि यार नहीं, लेकिन आप भी मारेंगे, उस रिंग में खड़े होकर तो मारे ना। आप तो उस रिंग में खड़े ही नहीं हो रहे, नहीं हो रहा। तो एक्चुअली लॉस तो फिर हम अपना ही ले रहे हैं। बिल्कुल है। हम अपनी इंडस्ट्री को तबाह कर रहे हैं, हम अपनी यूथ को, वो जिसको आप किसी मैसेज देके कंट्रोल कर सकते थे, उल्टा आपने उसके हाथ में वो वाले प्लेटफॉर्म दे दिए जहाँ कोई सेंसर ही नहीं है, जहाँ आप बैठे नहीं हुए। अब OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, वहाँ जो कंटेंट अवेलेबल है, और वहाँ ओपन चीज़ें चल रही हैं सारी। नहीं, बड़ा इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। आप बाहर जैसी मूवीज़ वगैरह बनाते थे, आप अपने पाकिस्तानियत को थोड़ा सा जगाते थे, बिल्कुल और ये नेसेसरी होता है। मिली नगमे आपके लिए नेसेसरी होते हैं ये सारी चीज़ें, कि आपका कंटेंट बनना, आपके हीरोज़ को
एक प्लेटफॉर्म देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अभी इंडिया अभिनंदन के फेल्ड अटेम्प्ट के ऊपर मूवी बना रहा है, उसको हीरो बना रहा है, और ज़्यादा आपने जो उनको चाय पिलाने के बाद आप मूवी नहीं बना मूवी सकते, नहीं बना सके। आप मूवी नहीं बना सके आप। तो तो ये देखो और ना, नैरेटिव्स तो दोनों साइड से आएंगे। देखें, बराबरी का जवाब तो आपने देना ही ना, देना है। लेकिन आप नैरेटिव्स बना नहीं पा रहे जस्ट बिकॉज आपकी इंडस्ट्री ही नहीं है। भाई जो कंटेंट है चले, बस एंटी पाकिस्तान एंड प्रो इंडियन ना चले। हमारा तो ऑब्जेक्टिव इतना सा होना चाहिए, और पैमरा है इस चीज़ के लिए। इससे बैठा बिल्कुल। और वो पैमरा को ये दोनों साइड पे जब बैन करना चाहिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म के अंदर भी थोड़ा बहुत ये चीज करना चाहिए कि यार पाकिस्तानी रीजन के अंदर उनके पास तो बड़ा कंट्रोल होता है। आप लोग भी डिजिटल के अंदर, हमें पता है जियो टैगिंग करके हम ये सारे कंटेंट्स रोक सकते हैं। तो ये और बेसिकली हम सब पेट्रियाटिक हैं, हमारा मतलब उसके हम सोच भी नहीं सकते कोई ऐसी कंटेंट जाए जिससे कि कोई गलत मैसेज जो है वो भाई सोसाइटी में जाए। सऊदी अरब ने बारबी बैन कर दी, बिल्कुल। करी ना बारबी बैन, क्या उसके अंदर हर्ज है? उन्होंने बोला कि जी हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसको उसके मैच नहीं against जा करती, रही है, एंड इट इज़ द राइट ऑफ द कंट्री टू डू दैट। लेकिन इट इज़ नेसेसरी टू इंडस्ट्री को चलाने के लिए ज़रूरी है जरूरी। कि आप ओपन प्लेटफॉर्म रखो। जब आपका आर्टिस्ट वहाँ पे जाके आतिफ असलम जाता है तो आतिफ बोलते हैं मैंने स्ट्रिंग्स के गाने के एक कॉन्सर्ट के अंदर मैंने वो उनका टैग लाइन था, वो पाकिस्तान भी एक साथ बोल रहे थे, हिंदुस्तान भी बोल रहे थे, और वो इंडिया के अंदर थे। आप कभी यूट्यूब के अंदर क्लिप देखिएगा, अच्छा। सारे जहाँ पता नहीं मैं कोई स्ट्रिंग्स का अच्छा सा गाना था, वो अगर ना मिल जाए तो आप देखिएगा, तो उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया की भी बातें कर रहे थे। मतलब बड़ा लवी डबी माहौल बन चुका था हमारा पाकिस्तान इंडिया का भी ना। एंड जितनी ईज़ आपको क्रिकेट मैच कराने के बाद थोड़ी बहुत ईद आ जाती है ना, मोहब्बतें आ जाती हैं इंडिया के साथ, कोई मसला नहीं है। हेल्थी राइवलरीज है ना उसके अंदर, इमोशंस जो है तो वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल नहीं, अब होंगे। भी 1 घंटे के सफ़र पे कहीं बाहर जाके सूरत हाल ऐसी हो जाती है। अच्छा, मुझे याद है मैंने एक मूवी देखी थी लाहौर में, शेर लाहौर के नाम से गालिबन नाम था उसका, दोस्त ले गए पकड़ के मूवी, कोई पंजाबी फिल्म थी गालिबन। उसमें जो हीरो थे शान साहब, उन्होंने शायद लाहौर की मेरे ख्याल में सारी पुलिस मार दी फिल्म के अंदर तकरीबन, कोई बाकी बचा नहीं होगा। और लेकिन एंड के ऊपर एक यूनिफॉर्म में आर्मी ऑफिसर आता है और वो उसको हथकड़ी लगा के ले जाता है, और उस मैसेज के ऊपर पूरे हॉल में जो है वो तालियां बज रही थी, लोग खड़े हो गए थे। अब ये जो एक सीन है मुझे आज भी याद है कि वो पूरे सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन वो एक सपोर्ट कर रहा है अपनी स्टेट को। तो ये वाले मैसेज जो हैं ये तो बहुत देने ज़रूरी हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया है। अच्छा, ये बताएं तारिक साहब कि ये तो चले मसाइल हो गए हमारे सेंसर बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मसाइल हैं, अल्लाह करे कि ये हल हों, करने चाहिए उनको। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी साइड से हमें थ्रेट मिल रही है सिनेमा इंडस्ट्री को, इसको आप कैसे देख रहे हैं? टेक्नोलॉजी की तरफ से लाइक OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, अब एक इंसान के हाथ में 1300 रुपये के कनेक्शन के साथ पर मंथ के ऊपर जो एक सिनेमा का टिकट है मेरे ख्याल में, उसके पास पूरी मूवीज़ की एक लंबी लिस्ट उसके हाथ में आ गई है और घर में बैठ गया वो। ये तो बिल्कुल है, ऑब्वियसली बात है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स मैं तो बोलूँगा थ्रेट नहीं है, इम्प्रूवमेंट्स हैं, और ये आएंगी, और इससे बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑब्वियसली बात है सेल्स को। और सिनेमा के अंदर जो कस्टमर आ रहा है ऑब्वियसली बात है वो, अब तो चीज़ें भी इतनी अच्छी आ गई। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं कि जी 120 हार्ट्स पर सेकंड की पर आपकी स्क्रीन के अंदर जो डिस्प्ले आ रहा है 1080p तो बहुत ही फ़र्क है, 4K के ऊपर रेजोल्यूशन के अंदर आ रहा है, उसकी मैचिंग मैं सिनेमा की क्वालिटीज़ कंपैरेटिवली जो कि बैकलिट है, ये फ्रंट लिट है, टेक्नोलॉजी वाइज तो ये तो विजुअल टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है जी, साउंड है, सारी चीज़ें। लेकिन ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वाइज सिनेमास के अंदर ऑब्वियसली बातें आ सकती हैं। देयर आर प्रोजेक्टर्स जो कि 8K 16K के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हैं, फ्रेम्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और लाइटिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है। जो कंटेंट है ऑब्वियसली बात है OTT प्लेटफॉर्म्स के पास, वो दुनिया की एक चाल है, सॉरी दुनिया की एक वो है, तरीका है कि व्हेन दे वांट टू लॉन्च अ मूवी ना, दे गिव प्लेटफॉर्म द सिनेमास 30 days to 3 months, वो सबसे पहले ना सिनेमास के अंदर लॉन्च होती है, लॉन्च होनी चाहिए। और लॉन्च के बाद वो OTT प्लेटफॉर्म में चले जाती है। बिल्कुल। ये सेम ही है जो चैनल्स के अंदर होता था। पहले मूवी लगती थी सिनेमा में,
पहले वो अपना टाइम पूरा करती थी सिनेमा के अंदर और उसके बाद वो मूवी जाके चैनल्स पे चल जाती थी। सो आप कहते हैं कि मतलब जो एक मंथ के अंदर उसका जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इनफ है, एक महीने में एक अगर अच्छी मूवी हो तो वो ज़बरदस्त पैसे बना के चले जाती है। और अगर आपने देखें कितने बड़े बड़े नंबर्स बनाती है, कोई स्पाइडरमैन कौन से OTT प्लेटफॉर्म में लॉन्च हुई थी, सिनेमा में लॉन्च हुई थी, बिलियंस का बिजनेस करके चले गई। तो सिनेमा के लिए तो वैसे भी एक महीने की लाइफ होती है, एक महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद उसने OTT प्लेटफॉर्म में आना ही होता है, बड़ी मूवी नहीं आना ही होता है। एंड ये तो डायरेक्टर को डबल बोनस मिलता है। टेक्निकली आप समझिएगा, द बिजनेस इज के ना, एक डायरेक्टर है, उसने मूवी बनाई, उसने डायरेक्टर ने मूवी बना के वो मूवी डिस्ट्रीब्यूटर को दे दी। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ वो डिस्ट्रीब्यूटर ने मूवी को सबसे पहले सिनेमास में चलाई, सिनेमा से उसने मैक्सिमम कमा लिया। उसके बाद डायरेक्टर ने वो मूवी को OTT प्लेटफॉर्म को बेच दिया। तो जो डायरेक्ट OTT प्लेटफॉर्म में आती है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो सिनेमा में वैसे ही नहीं चलने वाली थी और वो बिजनेस बेकार, वो फारिग मूवी होगी तो वो डायरेक्टली आ जाती है। वरना जो बड़ी मूवीज़ होती हैं वो तो अपना थिएट्रिकल रन के अंदर आती है क्योंकि उसमें ये मैक्सिमम प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। OTT प्लेटफॉर्म आपको सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वो पैसा ही नहीं कमा सकता जो सिनेमा में बैठ के मूवी कमा सकती है। एंड इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि अगर वो OTT प्लेटफॉर्म हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि जब वो स्पाइडरमैन 1 देख रहा है और स्पाइडरमैन 2 सिनेमा में लगी हुई है, तो सबसे पहले वो सिनेमा में जाके 1 के बाद वो 2 पे तो देखने के लिए आएगा ना। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली बस एक ही चीज़ है कि ना, अगर ये पैसे हमारे ऑब्वियसली बात है, फाइनेंशियल्स हमारे निकलते रहे। देखें हम पहले क्या था, हमारे पास प्रोजेक्टर्स लगे थे, वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सिनेमास। उससे पहले क्या होता था, एक रील आती थी और रील को लगाते थे और वो 4-5 दफ़ा चलने के बाद उसके अंदर स्क्रैच के निशान भी आते थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने, वी वर द वन, हम लोगों ने डिजिटल प्रोजेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे पाकिस्तान के अंदर। पहले हमारा एक प्रोजेक्टर डिजिटल था, 2 बाकी वाले वो रील वाले थे। फिर इसके बाद हम लोगों ने दोनों बाकी वाले भी ना, हम लोगों ने डिजिटल लॉन्च कर ली थी। उसकी तो खाली एक USB आती थी, USB लगती थी, और अब तो USB नहीं आती है, अब तो खाली कोड आता है, ठीक है, जो कि आप डालते हो और आपके प्रोजेक्टर के अंदर मूवी लग जाती है। और वो उसकी ऑब्वियसली बात है, उसकी ट्रैकिंग वो ऑफिस वाले इंटरनेशनल जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उससे, और जो प्रोड्यूसर होता है और डायरेक्टर होता है उससे लिंक्ड होती है। तो उस ज़माने में हम अपग्रेड्स क्यों कर पा रहे थे, क्योंकि वी वर अर्निंग, वी वर इन्वेस्टिंग, री इन्वेस्टिंग। और हमने लास्ट अपग्रेड करा था अपना साउंड को ना, ऑटमोस पे कन्वर्ट करा था। ऑटमोस एक बड़ा ज़बरदस्त सी टेक्नोलॉजी थी कि ना हर तरफ से साउंड आता था, मतलब एक जहाज़ जाता था तो शूं करके आपके ना आवाज़ आती थी। तो वो दैट वाज द लास्ट अपग्रेड। अनफॉर्चुनेटली जब पैसा ही नहीं बना रहे तो अब सिनेमा के प्रोजेक्टर ये टेक्नोलॉजी मूवी में बिल्ट इन होगी या आपके सिनेमा के आप खुद उसको हॉल में लेकर अपग्रेड होती है सारी। देखिए वी वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च 3D सिनेमा, वी वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस डिजिटल सिनेमास इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे फर्स्ट करे हमारे एटीएम मॉल ने माशाल्लाह से। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज इम्प्रूव होते जा रही हैं। जब हमारे बाद न्यूप्लेक्स ने लॉन्च करा, उन्होंने भी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी, आई थिंक सो दे वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस एटमॉस, आई डोंट नो शायद। तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स करते रहेंगे जब आपके बिजनेस के अंदर आप रिटर्न्स लेते रहेंगे, वरना अगर आपके रिटर्न्स ही नहीं आएंगे तो आपके टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स रुक जाएंगे। जब वो रुक जाएंगे तो फिर आप सिनेमास, अच्छा एक और भी चीज़ है, सिनेमास जितने होंगे तो उतना ज़्यादा प्रोड्यूसर पैसा बनाएगा ना, डायरेक्टर पैसा बनाएगा, जितनी स्क्रीन होंगी। और पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर 2-2.5-3 करोड़ आवाम रहती है। पता नहीं कौन से सेंसस के ऊपर बिलीव करना है, लेकिन 2-2.5-3 करोड़ आवाम रहती है। तो जब 2-2.5-3 करोड़ आवाम रहती है तो हमारी कैपेसिटी कितनी है? हमारी तो 700 की कैपेसिटी है। न्यूप्लेक्स की कैपेसिटी कितनी? 1100 की कैपेसिटी है। न्यूप्लेक्स 2 की कितनी कैपेसिटी है? टोटल स्क्रीन्स कितनी है कराची के अंदर? यार आई थिंक सो इट मस्ट बी समवेयर अराउंड 20-25 स्क्रीन, बस दैट्स इट। नहीं है ना, एकदम से एटीएम आया, एटीएम ने गेम ही खोल दिया। मतलब हमने शुरू में तो इतना ऐसा झटका दिया कि ना दूसरा कॉम्पिटिटर जो कि अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहा था वो बड़ा परेशान हो गया। लेकिन उसके बाद फिर ज़बरदस्त लॉन्च करी ओशन की सिनेमास के अंदर और न्यूप्लेक्स की ज़बरदस्त लॉन्चेस हुई, और उसके बाद नंबर ऑफ स्क्रीन्स बढ़ गई।
तो देखें, आपने मूवी देखनी है 9 बजे सैटरडे, अब आप न्यूप्लेक्स के अंदर रन आउट हो जाएगी तो एटीएम आना पड़ेगा, हाँ एटीएम में रन आउट हो जाएगी तो आपने ओशन जाना होगा। सही। तो आपके पास तो चॉइस बन रही थी ना, लोगों मतलब एवरीबडी वाज डूइंग गुड। अच्छा, एक और भी बात है, अगर आप दुबई गए हो तो आपने कभी सिनेमास भरे हुए देखे? नहीं, नहीं देखे। कभी कभार वो भी कोई बॉलीवुड की मूवी। सिनेमास भर के बिजनेस नहीं बनता, सिनेमास भर के बिजनेस नहीं बनता। सिनेमास के अंदर 30% कंसिस्टेंट ट्रैफिक भी आ जाए ना तो दे आर गुड टू गो। बिल्कुल सही। सिनेमास के अंदर हम लोगों ने तो हमने तो अपनी आरओआई 2 साल के अंदर हमने अपनी आरओआई पूरी निकाल ली थी। सही। मतलब इन्हें कि ज़बरदस्त बिजनेस चीज़ें चलनी चाहिए बस। बस चीज़ें चलना चाहिए, कंटेंट आना चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म में जो चल रहा है वो भी हमारे सिनेमाज में चलना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली खाली अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म में ही चल रहा है। मतलब परसों मैंने अपनी वाइफ के साथ एक इंडियन मूवी देखी, देयर इज़ नो बैंड टू इट, बिल्कुल ऐसे। एंड मैंने बड़े कन्वीनियंटली देखी, एंड मेरे पाकिस्तान के कार्ड ने पैसे के पे करे नेटफ्लिक्स को, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब दिस इज़ जस्ट अ बैन। अच्छा, कुछ मुझे ये भी लगा कि बीच में बहुत जल्दी मोबाइल एप्लीकेशन का टाइम भी आ गया था। सिनेमास जो हैं वहाँ मुझे बुकिंग सिस्टम पे थोड़ा गैप फील हुआ कि ऑनलाइन बुकिंग्स नहीं हो पा रही, पेमेंट्स उस तरह से टिकटिंग की वो ईज़ नहीं दे रहे अपने व्यूअर्स को, जो अगर देते तो शायद थोड़ी सी मज़ीद व्यूअरशिप बढ़ जाए उसकी वजह से। बहुत से सिनेमाज हैं जिसकी मैं खुद बैठ के यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकता प्लीज़। ये थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर्स का थोड़ा सा इशू था, और बैंकिंग सेक्टर्स का ऑब्वियसली बात है स्टेट इशू था। बैंकिंग सेक्टर्स 1.8% वो अच्छा, वो चार्ज उसमें करना चार्ज चाहते करते हैं, हैं तो उसका या मसला है। वो थोड़ा सा इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर एचबीएल ने ज़बरदस्त डील निकाली थी विद नेटफ्लिक्स, सॉरी न्यूप्लेक्स। तो इस तरीके से ये चीज़ें कवर हो रही थी, हमारे सही साथ है। भी यूबी लग गया था माशाल्लाह से, लेकिन ये सारी चीज़ें रिग्रेस कर गई वापस अनफॉर्चुनेटली। अब जिस दिन इस इंडस्ट्री को भी हकीकी आज़ादी मिलेगी बहुत कुछ होगा, बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, छुपा हुआ टैलेंट है। बहुत से शुएब मंसूर छुपे हुए हैं इस यूथ के अंदर, वो निकल के सामने आएंगे बिल्कुल इंशाल्लाह। यार ये बताएं तारिक साहब कि आप माशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं, आपके पास एक टीम होगी और आप इतने अरसे से बिज़नेस कर रहे हैं, डिफरेंट आपके एवेन्यूज़ हैं जिस पे आप काम करते हैं। क्या आपका इम्प्रेशन है अपनी कंपनी के अंदर, कैसे कंट्रोल करते हैं? सख्त किस्म के बॉस हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं एक फ़िलॉसफी को बिलीव करता हूँ कि देखें, ऑब्वियसली बात है, जो आप कर सकते हैं वो तो कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल। बट आप कर नहीं सकते। आप लिमिटेड जगह पर टाइम दे सकते हैं। तो आपने अपने टीममेट्स हायर करने होते हैं, जिनको हम एम्प्लॉय बोलते हैं या टीममेट्स बोल रहे हैं, एक ही बात होती है, कोई भी नहीं होता। जब आप अपनी टीम हायर करते हैं तो कुछ बॉसेस होते हैं जो कि बड़े सख्त होते हैं कि जी आई वांट इट दिस वे। तो मैं बोलता हूँ कि जी दोस्त बॉसेस का अब वो उनके सामने ना चीज़ें ही नहीं आएंगी, उनके सामने क्रिटिक ही नहीं आएगा, तो क्रिटिक ही नहीं आएगा तो इम्प्रूवमेंट ही नहीं आएगी। अगर मैं अपने हिसाब से मैं अपने स्टाफ को जो चीज़ें बोलता हूँ, वो 3 फ़िलासफ़ीज़ हैं जो कि मैं अपने स्टाफ को सिखाता हूँ। बोलता हूँ कि यार भाई, तुम लोगों ने 80% भी जॉब करेक्ट कर ली ना तो मेरी नज़र में करेक्ट है। सही है। 100% तो कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी 90% कर लूँगा क्योंकि मेरा अपना बिजनेस है। लेकिन तुम 80% भी अचीव कर लो तो दैट इज़ इनफ। दूसरी चीज़, मैं स्टाफ को समझाता हूँ कि जी सम बर्ड्स नेवर फ्लाई। कुछ बिजनेस होते हैं जिसके अंदर हम भी डालेंगे, एफर्ट भी डालेंगे, कुछ तुम्हारे आइडियाज़ होंगे जिसके अंदर हम डालेंगे, सारा ध्यान भी डालेंगे, लेकिन सम आइडियाज़ विल नॉट फ्लाई। सम थिंग्स, सम चीज़ें, सम इम्प्रूवमेंट, समटाइम्स वी आर गोइंग टू या तो मिस्टेक होगी या तो कोई चीज़ क्लिक नहीं होगी। फेलियर से भी लर्निंग फेलियर, हाँ, फेलियर बिल्कुल। से इससे लर्न करना चाहिए। जब आप हायरिंग करते हैं अपने टीम की, आप क्या क्वालिटीज़ देख रहे होते हैं उसके अंदर? मैं सबसे पहले तो चीज़ देख रहा होता हूँ कि यार कस्टमर में जो एम्प्लॉय है वो कितना कॉन्फिडेंट है, कितना ठीक है। बोल्ड है। ओके। दूसरी बात ये कि वेल राउंडेडनेस उसके अंदर कितनी है, कि यार उसकी नॉलेज और उसकी बिहेवियर और उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका होलसम होना चाहिए। सही है। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि जी अगर वो अकाउंट्स
के लिए आया है तो ऑब्वियसली बात है उसकी प्राइमरी अकाउंट्स हो गया ना रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर वो थोड़ा एटिकेट्स जानता हो तो थोड़ा सा वो बिजनेस नॉलेज रखता हो तो थोड़ी बहुत चीज़ें और जानता हो तो यार उस एम्प्लॉय को हायर वो करना बाकी चाहिए। डिपार्टमेंट से अच्छा इंटरेक्ट कर सके कम से कम। एग्जैक्टली क्योंकि क्रॉस फंक्शनल टीम्स हमारे पास होता है कि क्रॉस फंक्शनल टीम्स बन बिल्कुल। जाती है कभी कभार हमारे पास नेसेसरी हो जाता है। जैसे हमारे पास तो ऑब्वियसली बात है वी आर नॉट खाली सनवा नहीं है ना, वी हैव 140 ब्रांड्स फ्रॉम जो कि फूड में भी हैं रिटेल में भी अच्छा। हैं एंड फिर उसके बाद ईयर राउंड इवेंट्स करने ईयर राउंड बिल्कुल। इवेंट्स करने ईयर राउंड हमने हाउस कीपिंग करनी है, ईयर राउंड हम लोगों ने यूटिलिटीज़ मेंटेन करनी है। तो उसके अंदर क्रॉस फंक्शनल टीम्स बड़ी नेसेसरी होती हैं। कभी मॉल का इवेंट हो रहा होगा तो मॉल मैनेजर भी इन्वॉल्व होगा, मॉल की सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व होगी और मॉल का सारा एस्पेक्ट इन्वॉल्व होगा। वो ओनरशिप चाहिए। मॉल के अकाउंट्स भी इन्वॉल्व होंगे। कभी मॉल के अंदर अच्छी मूवी लगेगी तो हमारा वैले तक इन्वॉल्व होता है कि जी सुबह को रश आएगा, सुबह को बंदे पूरे होने चाहिए। वैले के बाद सिक्योरिटी वाला भी अलर्ट होना चाहिए कि भाई उसको डायरेक्टली जल्दी से ऊपर भेजना है, मतलब इन्हें कि साफ़ सफाई उसको पहले से देखनी है। तो मतलब इन एग्जांपल लेते थे कि जब वेल राउंडेड एम्प्लॉय होगा तो ये सारी चीज़ें कर सकेगा। अगर वो एक एस्पेक्ट के अंदर ज़बरदस्त है और बाकी एस्पेक्ट उसको आते ही नहीं है तो फिर वो मेरे ये लिए तो सर्विसेज इंडस्ट्री है आपकी, तो हाँ, यहाँ तो आपको सर्विसेज स्माइली के फेस के साथ हर चीज़ को बर्दाश्त करना है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर कस्टमर इज ऑलवेज राइट। मुझे बताइए तारिक साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप यंगस्टर्स को अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, जो आपने लाइफ में जो कुछ सीखा, आपको लगता है कुछ शॉर्टकट्स बता दें, लाइफ हैक्स दे दें आप उनको। मैं ये बोलूँगा कि ऑब्वियसली बात है कि एजुकेशन को बेकार ना समझें। नंबर वन तो ये चीज़ है कि हमारे यूथ है ना वो एजुकेशन को बड़ा बेकार समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन इज़ नेसेसरी बिल्कुल। और जिस तरीके की दुनिया जा रही है आपने करंट से करंट एजुकेशन लेनी है। तो ये जी फ्लॉपी डिस्क नहीं सीखना हमने, जो चैट जीपीटी आ गई ना हमारे पास। चैट जीटीपी आ गई। चैट जीटीपी से मैंने अपना अभी रिसेंटली मैंने ट्रिप करा और मैंने पूरा ट्रिप चैट जीटीपी में बनाया। अभी मैंने लिटरली अपनी डाइट प्लान करनी थी तो मैंने चैट जीटीपी से अपनी डाइट प्लान बनवाया। सर हम तो प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए, प्रॉम्प्टिंग आनी चाहिए। हाँ। दिस इज़ द न्यू गेम ऐसा ही। एंड फ्यूचर में कुछ और आएगा। बिल्कुल कल तक बिटकॉइन था, बिल्कुल। अब एआई है, बिल्कुल। उसके बाद फिर कुछ और आएगा। कुछ तो और आएगा। एजुकेशन के साथ करंट रहना है नंबर वन, तो यही चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली बात एक्सपीरियंस करते रहें चीज़ों को, प्रोस्पेक्टिव्स देखते रहें। आपका अपना एक्सपीरियंस ही प्रोस्पेक्टिव टू लेकर आता है। अगर मैंने अपने बिजनेसेस इतनी यंग उम्र के अंदर नहीं करे होते तो मैं इतना जल्दी अपने बिज़नेस के अंदर अबूर नहीं हासिल करता। बिल्कुल ऐसा। अगर मैंने छोटे छोटे बिजनेसेस, कोई चीज़ छोटी नहीं होती, छोटे छोटे बिजनेसेस रन नहीं करे होते तो बड़े बिजनेस के अंदर मैं आता और गिरता भी शायद ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं गिरा अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। जिस जगह पे से मैंने हैंडल करना स्टार्ट करा उस जगह से मैं 100% पे लेके गया और माशाल्लाह से अब तो जो हमारी कंपनी है वो माशाल्लाह से दे आर डूइंग फिनोमिनल इन अदर स्पेसेस। बाकी एक और भी चीज़ है जो कि ना मैं बोलूँगा यूथ के साथ कि एक चीज़ पे लगो यार। अभी मैं तो ये देखता हूँ हमारी यूथ है ना, कभी एक चीज़ स्विच करती है फिर दूसरी चीज़ स्विच करती है। तो स्विच करना Focus इज़ नहीं है। नॉट फोकस, फोकस इज़ वेरी Commitment, इंपॉर्टेंट इन लाइफ। focus। कमिटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। मतलब ये गलतियाँ मैं भी करता हूँ, लेकिन अब इतनी मेच्योरिटी आना स्टार्ट हो गई है कि ना यार फोकस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैंने कि मैंने यूथ को देखा है कि आज कल तक बिटकॉइन के अंदर कोई अमीर हो गया तो बिटकॉइन लगी हुई थी। आज जो डकी भाई ने गाड़ी निकाल ली, ऑडी निकाल ली, तो आज हर बच्चा ना यूट्यूबर बनने जा रहा है। ऐसे ही। और बीच में जब कोविड चल रहा था प्रॉपर्टी के अंदर 2-4 छक्के लग गए तो सब प्रॉपर्टी पे घिस गए। तो
अब तो ये सारी चीज़ें ना ये भेड़ चाल की शुरू हो भेड़ जाती चाल है। हमारे यहाँ पे भेड़ चाल बहुत है। एंड ये बीच में आपको याद होगा वो जब ये करीम और ऊबर आई थी, हर बच्चा हर लड़का ना बोल रहा था गाड़ी डाल लो ऊबर के अंदर। मतलब लेकिन क्या कर रहे हो यार, जो काम कर रहे हो उसके अंदर नंबर 1 बन जाओ, पैसा आ जाएगा, पैसा हर चीज़ हमारी में। ट्रेनिंग ऐसी नहीं है एक्चुअली, मेरे को सिखा नहीं रहा और हम फॉलोअर्स बनना ज़्यादा पसंद करते हैं। सर ये बताइए आखिर में आपको कुछ चेक करना है, क्विक क्विक आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। एंड्रॉयड या आईफोन? अब आईफोन। आईफोन पे जाना, ओके। बिरयानी या दाल चावल? बहुत। बोथ। मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो? नन। रोनाल्डो और मेसी? ऑफ कोर्स मेसी। ऑफ कोर्स मेसी। अर्ली बर्ड और नाइट आउट? नाइट आउट, सॉरी। नेटफ्लिक्स या यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स ऑलवेज। फेसबुक और इंस्टाग्राम? इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम, ओके। फिल्टर्स यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम के? हाँ। ग्रेट। सर टेक्स्ट मैसेजेस और फ़ोन कॉल? फ़ोन कॉल। फ़ोन कॉल, डायरेक्ट अप्रोच। प्लेन्स या रोड ट्रिप? प्लेन्स। प्लेन्स। टर्की और थाईलैंड? बोथ। बुक्स और मूवीज़? मूवीज़। मूवीज़। टी और कॉफ़ी? टी। व्हाट्सएप लॉस्ट सीन, ऑन और ऑफ? ऑन। टिकटॉक रील्स और यूट्यूब वीडियोस? टिकटॉक रील्स। अमेज़ॉन प्राइम और हम टीवी? अमेज़ॉन प्राइम। हम टीवी विल रीच, लेकिन अगर सब चीज़ें सही रखें। डीएचए और बहरिया टाउन? फ्यूचर। बैरियर डाउन। बहरिया टाउन। सिनीपैक्स और न्यूप्लेक्स? न्यूप्लेक्स। सिनीप्लेक्स, न्यूप्लेक्स सब सेम है। सब सेम हो गए। अच्छी मूवी, बस अच्छी मूवी, कंटेंट चाहिए। कंटेंट चाहिए और Great. अच्छा टाइम का शो। ग्रेट तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये चाहूँगा आखिर में ऐसे ही रैंडमली पूछता हूँ, अगर आप अपनी पसंद का एक शेर सुना सके तो। सर शेर वाकई मुश्किल काम है ना आजकल। हाँ लोग हाँ शेर- बिल्कुल मुश्किल काम है। शेर तो बहुत मुश्किल मुश्किल चीज़ है। काम है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। आप की बहुत सी ऐसी गुफ्तगू हमारी हुई है जो शायद और बहुत ओपन बात हुई है, लोग नहीं करते। इस इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए। उसके अलावा विद पाम बिज़नेस हमने रियल एस्टेट पे बात की। रियल एस्टेट के बहुत से मसाइल हैं, कराची के बहुत से मसाइल हैं, बिज़नेस कम्युनिटी परेशान है, हालात इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन जो चल रही है बहुत अनसर्टिनिटी है, इसको अल्लाह करे जल्दी ख़त्म हो, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक डायरेक्शन में काम शुरू करे और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस हो, अच्छा कंटेंट हम सब देखें, इसको एंजॉय करें। ये 4 दिन की ज़िंदगी है, इसमें अच्छी चीज़ें देखें, सुनें, उसको फैलाएं, मैसेज को आगे फैलाएं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, थैंक यू जी, आपका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो आप तारिक साहब से करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको उसका जवाब दे के देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।